दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इससे पिछले की वीडियोस में हमने बात किया था कि यूपीएससी क्या होता है, यानी अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के अंदर, वो सब हमने बात किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग यूपीएससी यानी आईएएस या आईपीएस बनने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटीज को पढ़ना है, किस कोचिंग से पढ़ना है, किस नोट से पढ़ना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके देखिए और समझिए कि यूपीएससी का सिलेबस कैसे होता है, और एक बार यूपीएससी के सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए, जितना भी आपका सिलेबस है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है, इसलिए हमको यूपीएससी के सिलेबस को थोड़ा जो है हमने ध्यान से इसे करना है। ठीक है, हमें इसको थोड़ा ध्यान से करना है। और मैं एक बात बताना चाहूँ कि पहले इस कमेंट में आप सभी लोग बताइए यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म इस कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए हमें जो है इसका प्रिपरेशन करने के लिए यूपीएससी के लिए। और बहुत से देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 6, 7, 8, 9th में इनका तभी से प्लान बनता है। अब तो ये फैशन हो चुका है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, तो ये फैशन हो चुका है। उस फैशन को एक बार आप सोचिए, इस वीडियो को देखिए अगर आप नहीं बनना चाहते हो, फिर भी आप देखिए आपको कितना पढ़ना है। मैंने तो पिछली वीडियो में बताया था कितनी सब्जेक्ट्स होती है, टोटल 25 के प्लस सब्जेक्ट्स होती हैं, तो उनको पढ़ना होता है। इतने ज्यादा बड़ा सिलेबस होता है, कवर करना काफी मुश्किल होता है। 1 से 1.5 साल में आपको पूरा सिलेबस कवर होता है, सिर्फ कवर होता है, उसमें आपको कुछ याद नहीं होता ज्यादा कुछ, लेकिन हाँ दिमाग खुल चुका होता है। तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन हमें समझना है ना। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो हमें समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं इसको। तो आप पहले यहाँ पे समझिए। तो इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं इसको कि हमें पहले तो एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है वो हम समझ लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पढ़नी हो सकती। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैं बुक बताऊंगा वो कोई, मैंने तो अभी एग्जाम क्लियर नहीं किया है या मैंने एक भाई अटेम्प्ट दिया नहीं है, लेकिन मैंने जो टॉपर्स के लेक्चर्स देखे हैं या फिर जो वेबिनार्स देखे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बुक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जो मैं टॉपिक आपको अभी कुछ दिन में पढ़ाने वाला भी हूँ, तो आपको दिखेंगे वो टॉपिक्स के, वहां पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे फ्रेम कैसे हो रहे हैं। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ फिलहाल के लिए। और मेरा अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं है। यूपीएससी वाकई में टफ है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं क्लियर कर ही लूंगा, हो भी जाएगा, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, उन पे आप मत जाइए। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा, आप जज मत करिए, क्योंकि हम इंडियंस की सबसे गंदी आदत होती है कि किसी को हम पहले ही जज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपने मैथ्स के टीचर को जब पहले दिन क्लास में गया मैंने जज कर लिया। मैंने सोचा ये कोई वैसे ही कोई और टीचर होगा, लेकिन जब मैथ्स मुझको पढ़ाने आया तो मुझको लगा अरे इसको तो बहुत ज्यादा मैथ आती। तो आप किसी को पहले ही मत जज करिए, क्योंकि जज करना बहुत गंदी आदत होती है लोगों की, है ना। तो जज मत करिए किसी को, पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए। आइए समझते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक हुई, उसके बाद हो गई आपके नोट्स, कौन से नोट्स पढ़ें, किस नोट से पढ़ें, और लास्ट में हम बात करेंगे कोचिंग के बारे में, किसको कोचिंग लेनी चाहिए, किसी को कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। बड़ा विवाद है इन सब चीजों पे, हम इनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इत्मीनान होकर बैठ जाइए एक जगह पे और नोट्स बनाने की कोशिश करिए जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। समझते हैं। एनसीईआरटीज देखिए, जैसा कि मार्केट यानी जो हम लोग सुनते हैं कि एनसीईआरटीज क्यों रोल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हम लोग जो अब तक पढ़ते आए हैं ना, क्लास 6 से लेकर अब तक 12th तक, हमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, हमने आज तक कभी उस एग्जाम के ओरिएंटेड या अपनी नॉलेज के लिए हमने नहीं पढ़ा है। हमने जब भी पढ़ा है एनसीईआरटीज, मैं बताता हूँ क्लास 6 7 8 की जो एनसीईआरटीज होती हैं उनमें जो नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं उनको भी हमने एग्जाम्स के ओरिएंटेड नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ क्या पढ़ा, हमने सिर्फ आंसर्स पढ़े। हमने आज तक पूरी बुक के सारे चैप्टर को ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं। तो हम जब ये चीजें पढ़ते नहीं है ना, तो हमारा माइंड नहीं खुलता है, हमको पता नहीं होता। वही एक कोई शहर का बच्चा है जिसने अच्छे से सारी सब्जेक्ट पढ़ रखी है पहले से, 2 3 4 बार रिवीजन उसके क्लास में होता है। देखिए हिंदी मीडियम की सबसे खास प्रॉब्लम होती है कि हमारा बेसिक बहुत कमजोर होता है, हमें बेसिक ही मजबूत बनाना। तो एनसीईआरटी आपका बेसिक है। अगर आप बेसिक मजबूत बनाओगे तो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो काफी मजबूत होगा। तो एनसीईआरटी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करती है। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी वो बात करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, उनमें भी बहुत सारा विवाद होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन से पढ़े। मोटी मोटी होती है भाई, 1000 पेज की बुक्स है मान लीजिए हिस्ट्री की, तो आप उसको पढ़ोगे काफी टाइम लगेगा।
तो हमें टारगेट बनाने पड़ते हैं, हमें वहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि कैसे हम स्टैंडर्ड बुक को कवर करें जल्दी से जल्दी, तो वो आपको करना होगा। उसके बाद नोट्स, नोट्स किस कोचिंग सेंटर के पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, ये भी विवाद होता है भाई, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट बनाएं, पैराग्राफ में लिखें या फिर फ्लो चार्ट बनाएं, ये सब बड़ी बकवास होती है, उनको हम समझेंगे धीरे धीरे करके कैसे बनाने हैं। लास्ट में बात करेंगे कोचिंग सेंटर के बारे में, जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, सबके ऊपर अपनी अपनी बातें हैं कि कोचिंग किया जाए कि नहीं किया जाए, सही रहता है कोचिंग करना, नहीं सही रहता है। कई बार बच्चे होते हैं फीस ज्यादा है, ये दिक्कतें हैं, तो कोचिंग मेरे हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं सही है, और जो कोचिंग नहीं लेना भी सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन मेरे हिसाब से कोचिंग लेना सही है, क्योंकि वो आपको जल्दी आपके वहां तक पहुंचाने में एक हाथ पकड़ के चलने वाला काम करेगा। तो सबसे पहले आप बात करेंगे एनसीईआरटी हमें कौन कौन सी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की पढ़नी है, किस क्लास की पढ़नी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी हमको कैसे पढ़नी हो। लास्ट में ये भी समझेंगे कैसे पढ़ना होता है एनसीईआरटी को। चलिए समझते हैं। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ ना तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एनसीईआरटी में आप पहले सब्जेक्ट समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में आपकी सब्जेक्ट जो जो होंगी वो बात करते हैं। तो पहले देखिए 6 से जो आपका पहले तो हो गया हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों को पढ़ने के लिए आप जो है क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है बेसिकली हम बात करें तो, जैसे उसमें हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 6 में है एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7 में है मिडाइवल हिस्ट्री, क्लास 8 में है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास 9 में जाओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, है ना, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री भी होगा, क्लास 10 में भी थोड़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद आप क्लास 11 में जाओगे तो वहां पे आपकी भी जो है थोड़ा यही हिस्ट्री मिलेगी ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, तीनों का सेगमेंट मिलेगा। उसी के साथ 12th में जाओगे वहां पे भी आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आप हिस्ट्री को एनसीईआरटी सारी कवर करेगी, आपको करने में 6 महीने लगेंगे पूरे, तो उसको जब आप करेंगे तो आपको टोटल 6 महीने लगेंगे, उसमें आप हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट यहाँ तक खत्म कर चुके होंगे, लेकिन एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे बिल्कुल खत्म कर चुके होंगे, वो आपको समझ में आते हैं। जो एनसीईआरटी से जो कहानियों की तरीके से चलती है, कहानियां आपकी उसमें बनती जाती है, और जब कहानियां बनती है ना तो कहानियों से हमारे दिमाग में ज्यादा याद रहता है। आप जब छोटे होंगे या हम जब छोटे होते तो हमारी मम्मी या फिर हमारे पापा या हमारे फिर दादी दादा ये लोग हमको कहानियां सुनाते हैं, वो कहानी हमको जीवन पर्यंत याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कहानियां जब सुनाई जाती हैं तो हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं बसी रहती है। उसी तरीके से एनसीईआरटी बुक होती है जो आपको कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करती है। उसमें आपको लिखता हो क्या आप जानते हैं ऐसा भी होता है, तो उस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। ऐसे डायरेक्ट टॉपिक नहीं शुरू करते, आपको बता दे क्या आप जानते हैं एक रीना थी एक वीना थी, दोनों में विवाद हुआ तो ये कॉन्सेप्ट निकल गया, तो ऐसे बताते हैं। जियोग्राफी में आपके कोर कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, जैसे पहले तो आपको अर्थ के बारे में बताएंगे, अर्थ का इंटीरियर कैसे होता है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, है ना, कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं, है ना, ये सब के बारे में आपको बताएगा। 6 से लेके धीरे धीरे पढ़ोगे तब आराम से तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। पॉलिटी में आप सबसे पहले पढ़ोगे डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की जरूरत ही क्यों है ना, और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, इनके काम क्या होते हैं, है ना, डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होते हैं, सब आप पढ़ोगे क्लास 9 से लेके क्लास 6 से लेके आप 12th तक के एनसीईआरटी में। 12th तक जब तक जाओगे तो कोर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। 12th के एनसीईआरटी से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। हमें क्वेश्चन में नहीं देना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, हमें पढ़ना है अभी अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारे माइंड खुले, अभी खुले, अभी बेसिक चीजें तैयार हो। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट को एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th तक तैयार कर लेना है, ठीक है, सारी पढ़नी है, कोई भी नहीं छोड़ना है। जितनी एनसीईआरटी है 6 से 12th तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यह बुक पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमी आता है। तो इकोनॉमी में आपको जो है क्लास 9th टू 12th, ठीक, 9th टू 12th। देखिए 9th में आपकी जो इकोनॉमी है वो आपको पढ़नी है, और उसके बाद आपको जो है 10th और 11th में 2 आती है, एक समष्टि एक व्यष्टि। तो आपको समष्टि वाली पढ़नी होती है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी, आपको माइक्रो नहीं पढ़नी, मैक्रो पढ़नी होती है, ठीक है, तो वो याद रखनी है। 12th में आपकी जो इकोनॉमी है वो आपको पढ़नी है, तो आपको इसमें 9th टू 12th जो है इकोनॉमी पढ़नी होती है। उसके बाद यहाँ बात करें हम सोसाइटी की, ठीक है, सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में बात करेंगे, तो सोसाइटी में आपको जो है 11th और 12th की पढ़नी होती है। 11th और 12th की एनसीईआरटी यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़नी है, आपको बाकी किसी भी क्लास की नहीं पढ़नी है, होती ही नहीं भाई, 11th और 12th में होती है, तो वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे सोशल जस्टिस भी आपका होगा और सोसाइटी भी होगा, इंडियन सोसाइटी भी। तो ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी होगा। और मैं एक दो की बात कर लेता हूँ, जो साइंस के लिए आप, ठीक है, कोई फायदा नहीं, लेकिन आप साइंस के लिए चाहें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बाकी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि कोई औचित्य इसका अवस्था नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसे नाम मात्र के आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप जो है इन्वायरमेंट
एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। देखो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लिखते रहना। सब्जेक्ट तो पता ही होंगे ना हिंदी में इंग्लिश में क्या होती है। इकोनॉमी को अर्थशास्त्र बोलते हैं, सोसाइटी को समाज बोलते हैं, साइंस को विज्ञान बोलते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को पर्यावरण पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं, पॉलिटी को राजव्यवस्था बोलते हैं, फिर कह सकते हो राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी इसमें कौन से पढ़ते हैं, इसमें आपको सिर्फ 11th की और 12th की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं या फिर 3 चैप्टर, लास्ट 4 चैप्टर, ठीक। उसमें आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में मिलेगा, जैसे बायोम क्या होता है ना, ये सब चीजें आपको मिलेंगे। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, परिस्थिति के घटक क्या होते हैं, ये सब चीजें वहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप 11th और 12th के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ सकते हो बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है कि आपका जो है और कौन सब्जेक्ट यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे आपका और कोई सब्जेक्ट, हाँ आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे बच जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री में आ जाएगा, तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे आपको जो है देख लेना है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक। क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपके कोर कौशल मजबूत होंगे कि आर्ट एंड कल्चर कैसे शुरू होता है। हिस्ट्री तो आपने पढ़ रखा, आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, क्योंकि वहां पे हमें मतलब जो स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, चित्रकारी के बारे में सब कुछ पढ़ने को डिटेल में मिलता है एकदम अच्छे से। बुक्स पढ़ो, कहानियों के तरीके से पिरोया गया है कि वहां पे ये चीजें मिली, यहाँ पे ये चीजें मिली, तो वहां पे आपको जो है एकदम मतलब कहानियों के तरीके से बताया जाएगा एनसीईआरटी में। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब आपके ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिकली कोर नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, जब आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे, तो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे जिनके आप मजबूत होंगे, तो जिससे आप आंसर्स लिख पाओगे मेंस के एग्जाम में या फिर प्रीलिम्स में, आप आंसर को टिक लगा पाओगे, तो वो इन्हीं पे होगा जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे एकदम। तो एनसीईआरटी आपका बेसिक मजबूत कर देती है। अब एक और बात कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, मैं आपको बताता चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को रीडिंग मारना है, समझिए ध्यान से। बुक्स आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन करिएगा। अगर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पैसे आपके पास हैं, 2400 में पूरा बुक कॉम्बो मिलता है, खरीद सकते हैं तो बिल्कुल खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, ऑनलाइन ऐप आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके, वहां पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस पर सारे बुक्स मिल जाएंगे, भैया वही कर लो, नहीं खरीदना चाहते हो तो। मैंने तो खरीद लिया था भाई, मुझको पढ़ना तो मैंने खरीद लिया। आपके पास उतनी पूंजी है, उतनी पैसे हैं तो आप खरीदिए, नहीं पैसे हैं तो मत खरीदिए। मुझको पता होता तो मैं नहीं खरीदता, क्योंकि मैं पढ़ लेता ऑनलाइन। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो आपके पास पैसे नहीं तो आप मत खरीदिए, या फिर हो सकता है आपके गांव मोहल्ले में कोई क्लास 9th में हो तो उसके पास बुक्स एनसीईआरटी की, तो जाइए ले आइए, है ना। 10th में हो उससे ले आइए, कुछ पैसे देके 10-20 रुपए, ठीक है, मिल जाएंगे सस्ते में ऐसे, ठीक है। तो आप ले सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। पढ़ना कैसे, आप सिर्फ बुक को रीड करिए, उसके बाद आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं, आपको काफी फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम का रिवीजन करने बैठोगे, तो जैसे मान लो आपने स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा, तो वहां पे एनसीईआरटी को भी देख लिया नोट्स में देख के बुक से, तो ये चीज आप कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि नोट्स बना लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। क्योंकि जब आंसर लिखने की बारी में आती है, तो आपके हाथ जितने ज्यादा काम कर चुके होते हैं ना, उतने अधिक तेजी से चलते हैं। तो आप नोट्स भी बनाइएगा एनसीईआरटी के। मेरा रिकमेंडेशन है, आपकी मर्जी, आप बनाए ना बनाए। फिलहाल की इतनी देर तक वीडियो कोई देखेगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, आप उसके जो है नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक सब्जेक्ट खत्म करिए, फिर दूसरी सब्जेक्ट पे आइए। ये मत करिए कि एक साथ 3-4 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना है, डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, और सारे उसमें जो है चैप्टर करते जाने हैं, ठीक है। और जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, फिर दूसरी सब्जेक्ट पे, दूसरी खत्म हो जाए तो तीसरी पे आइए, तीसरी खत्म हो जाए चौथी पे, ऐसे सारे सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे एनसीईआरटी सारी कवर कर लेनी है। ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की बात। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। जब आपकी एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की कोशिश करिए, उससे नोट्स बनाने की कोशिश करिए। नोट्स कैसे बनाने लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अब स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड बुक जो होती है ना, वो आपके माइंड को और नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली है। क्योंकि जो आपने अभी तक उसमें पढ़ रखा है सारा का सारा, इसमें एनसीईआरटी में, वो अब यहाँ पे आपका दिमाग खोलने वाला काम करेगा। कि वहां की जानकारी आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी, उसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से पहले या पढ़ते समय आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वो हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक में देखिए आपकी कौन कौन सी बुक आ जाएंगी बेसिकली। देखिए पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री एक तुमको दिख रहा है नॉर्मल शब्द, इसमें एक हिस्ट्री नहीं है। इसमें टोटल आपकी 5 हिस्ट्री मिलेंगी, 5 नहीं कह सकते हो, 6, 5 मिलेंगी, 5 हिस्ट्री मिलेंगी। देखो कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ धीरे धीरे करके, इसको आप लिखते जाइएगा एक साथ मेरे, ठीक है।
हिस्ट्री में पहले आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, पहले आ गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट के लिए आप क्या पढ़ोगे, आप राम शरण शर्मा की जो है किताब ले सकते हो, हाँ राम शरण शर्मा की किताब, ठीक है, राम शरण शर्मा, इनकी जो है आप एनसीईआरटी जो ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, राम शरण शर्मा की बुक। उसके बाद ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हो गया, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है। मिडाइवल की बारी आएगी, मध्य भारत का इतिहास है ना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक। तो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ोगे, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप जो है पढ़ सकते हो सतीश शर्मा, क्या पढ़ सकते हो, सतीश शर्मा की बुक पढ़ सकते हो, ठीक। ये बुक वो बुक है जो मैंने पढ़ी है, ये काफी बढ़िया बुक है, आप इनको पढ़ेंगे तो अब देखिए पढ़ने में दिमाग तो खराब होगा क्योंकि बुक्स काफी मोटी हैं, पेजेस काफी ज्यादा हैं और पढ़ने में बोरियत महसूस होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेक्चर्स भी देख सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन कि वो पढ़ लेना फिर लेक्चर्स देखो या साथ में लेक्चर देखो, पढ़ते चलो, दोनों तरीके से फायदा होगा, लेकिन आप टाइम दोगे तभी ये चीजें होंगी फिलहाल के लिए। तो ये आपका मिडाइवल हो गया। उसके बाद बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है इसमें जो आप ले सकते हो, दो बुक चलती हैं, एक तो स्पेक्ट्रम हो गई और दूसरी बिपिन चंद्रा की चलती है, तो मैं कहूंगा स्पेक्ट्रम ले लो, काफी मोटी बुक है लेकिन यही काम की है भाई, टॉपर्स द्वारा रिकमेंडेड ये बुक है ना, तो स्पेक्ट्रम आप इसमें पढ़ सकते हो। उसके बाद जो आपका आता है आर्ट एंड कल्चर, इसी हिस्ट्री में ही आता है आर्ट एंड कल्चर, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा अभी, वो जरूर फॉलो करिएगा। आर्ट एंड कल्चर में जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो नितिन सिंघानिया को, नितिन सिंघानिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, नितिन सिंघानिया और लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, ठीक है, नितिन सिंघानिया जी की बुक, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और सब्जेक्ट आ जाती है जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक। तो इसके लिए कोई बुक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, जो भी आप विजन के क्लास नोट्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दृष्टि के भी कर सकते हो या पीडब्ल्यू के कर सकते हो, किसी के भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके बुक मत खरीदेगा, वरना है तो इसकी बुक विपिन चंद्रा जी की बुक है, वो भी काफी मोटी बुक है भाई, 1000 पेज उसमें भी लगभग में है, ठीक है, तो काफी ज्यादा मोटी बुक है, उसको पढ़ोगे तो पगला जाओगे भाई, बुक मत लो, इससे बढ़िया वो पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। फिलहाल के लिए मैंने वो बुक्स पढ़ डाली है क्योंकि मोटी बुक है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन है मत इसकी बुक, वरना लेना चाहते हो तो भाई ले लो, पैसा ज्यादा आपके पास इतरा रहे हैं तो ले लो भाई विपिन चंद्रा, मेरे पास ज्यादा पैसा था इसलिए मैंने ले ली, यूट्यूब की कमाई थी इसलिए मैंने ले ली थी उससे, ठीक है। तो विपिन चंद्रा जी की लिखी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के ये कितने सेगमेंट हो गए, टोटल 5 सेगमेंट हो गए। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप हिस्ट्री करने बैठो ना तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी सीक्वेंस में करना और एक साथ करना, ये नहीं कि एंशिएंट पढ़ा, मिडाइवल पढ़ा, एक महीने बाद मॉडर्न पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो एक महीने बाद, फिर पोस्ट, भाई पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर पढ़ने बैठो, हाँ यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आपकी छूट रही गाइस, गलती होगी, यहाँ पे आपकी जो एक और सब्जेक्ट छूट रही है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वो आपकी कौन सी हिस्ट्री, वर्ल्ड में कह रहा था ना कि 6 हो जाएंगी टोटल, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें आप पीडब्ल्यू के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो, काफी बढ़िया नोट्स है उनके, तो आप नोट कर सकते हो, एक सर है नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनके नोट्स काफी अच्छे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप यूज कर, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, पहले पढ़िए एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड पढ़िए, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़िए। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा ना, तो हिस्ट्री आपको कायदे समझ में आ जाएगी, फिर आप हिस्ट्री से कोई बात करेगा ना तो आप हिस्ट्री में उससे इतने सवाल कर दोगे, अब इतना अच्छा जवाब दे दोगे कि कोई आपसे उस तरीके सोचेगा नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस है ना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो आपको एक रिलेशन समझेगा कि एंशिएंट से मिडाइवल में कैसे आए, मिडाइवल से मॉडर्न में कैसे आए, मॉडर्न, इन तीनों सेगमेंट में हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा था, और इन तीनों के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया है, यानी आजादी के बाद का भारत, वो कैसा है, जिसकी कल्पना हम कर रहे थे आजादी के समय कि हमारा भारत ऐसा होगा, वो भारत आपको इस सेगमेंट में दिखेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे भारत जब आजाद, भारत जब गुलाम था बहुत सारे देशों का, तब दूसरे देशों में कैसे बवाल मचा हुआ था, वो सब समझेंगे हम वहां पे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नाम मात्र आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ताकि आप समझ सको ना कि भारत में जो चल रहा था उसी समय विश्व में क्या चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप समझ पाओगे कि इंडिया में आजादी के बाद हुआ क्या, अब तक क्या चलता आ रहा है, कई सारे चैलेंजेस थे इंडिया की आजादी होने के बाद, वो चैलेंजेस आप इसमें पढ़ते हो, तो ये समझ पाओगे आप इसके बारे में। बेसिकली मैं कहूंगा तो ये कोई सब्जेक्ट्स नहीं है जो आप पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये आपके देश का भविष्य है जो आप समझोगे इसमें, क्या भविष्य नहीं सॉरी पास्ट है ना, जो बीत चुका है उसके बारे में आप पढ़ोगे
कैसा हमारा अतीत था, उस अतीत को लेकर आप जो है गर्व महसूस करोगे। जैसे क्लास 11th की एनसीईआरटी में अतीत, हमारा अतीत चैप्टर, सारी जो बुक्स है ना, हमारा अतीत करके दिया गया है ना, हमारा पुराना बीता, इतिहास नहीं, हमारा अतीत है वो सब, है ना, जो बीत चुका है। उसको समझ के सीखना है कि हमें पास्ट फ्यूचर में गलतियां नहीं करनी, पास्ट से सीखो और फ्यूचर को सही करो और प्रेजेंट में उस चीज को जीने की कोशिश करो। तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप आप हिस्ट्री के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, हिस्ट्री के बाद आपका हो गया ज्योग्राफी। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपको काफी दिमाग लगाना होगा पढ़ने के लिए। देखिए ज्योग्राफी जो है काफी बढ़िया सिलेबस, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से काफी ज्यादा होते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप यूज कर सकते हो दो लोगों की बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। दो बुक इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो हो गया इसमें आप मस्जिद हुसैन जी की बुक जो है, मस्जिद मस्जिद हुसैन हुसैन जी की बुक है। ये जो बुक है वो है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, यानी भारत का भूगोल। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मस्जिद हुसैन जी की बुक है। और उसके बाद आप इसमें दूसरी यूज करते हो महेश बग्रवाल जी की बुक, महेश बग्रवाल जी की बुक। ठीक, महेश बग्रवाल जी की बुक। ये जो बुक है वो वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, विश्व का भूगोल। तो ये दोनों बुक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, काफी बढ़िया बुक्स है। जीसी लियोन की बुक आती है इंडियन इंडियन ज्योग्राफी के लिए, बढ़िया बुक है, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं कौन सी बुक पढूं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये बुक्स, कोई टीचर आएगा वो बुक्स रिकमेंड करेगा, मैं कहता हूँ आपको जिसमें सरल लगे वो बुक आप पढ़िए। आप एक बार ऑनलाइन सभी बुक के बारे में देख लीजिए कि ये बुक्स बढ़िया है, वो बुक्स बढ़िया है, देख लीजिए जो आपको लगे कि इसकी भाषा सरल और उत्कृष्ट है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए। जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे, ये विषय मेरे लिए, इस बुक्स ये बुक मेरे लिए बहुत बढ़िया है जिसको मैं पढ़ के समझ सकता हूँ, तो आप उस बुक को पढ़ने की प्रयास करिए, ताकि आपको जो है ज्यादा समझ में आए। भाई समझना ही अंतिम लक्ष्य है हमारा। अगली बात करते हैं, यानी आगे बात करते हैं, सॉरी। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है आपका पॉलिटी आता है, नहीं कि राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी के लिए आप देखिए, पॉलिटी के लिए जो प्री एग्जाम होता है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है ना, यानी लक्ष्मीकांत जी की बुक बहुत बढ़िया है ना। लेकिन मेंस के लिए इसमें के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत नहीं होंगे, तो मेंस के लिए आपको इसमें एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे गवर्नेंस एक चैप्टर टॉपिक होता है, सॉरी, गवर्नेंस पूरा एक जो है सब्जेक्ट मान सकते हो। गवर्नेंस कोई बेसिकली टॉपिक नहीं, गवर्नेंस तो एक तरीके से जो करते हैं वो भी इसी की आप ले सकते हो, गवर्नेंस एम लक्ष्मीकांत की। बेसिकली जो बुक्स होती है ना वो पूर्णतया कभी नहीं आपको सेटिस्फाई कर सकती हैं। बुक्स के अलावा आपको क्लास नोट्स या फिर कह सकते हो किसी भी एक कोचिंग के नोट्स को आपको इस्तेमाल करना होगा, तभी आप जाके उस सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपने मैं 3 कोर सब्जेक्ट के बारे में बात की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। देखिए इसी फ्लो चार्ट में समझ ले तो नहीं बढ़िया रहेगा। इकोनॉमी, ठीक, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बारे में हमें क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इकोनॉमी में आप जो है यूज कर सकते हो यहाँ पे इकोनॉमी। देखिए रमेश सिंह की बुक यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमी में आप रमेश सिंह जी की बुक जो है यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसका जो है बहुत बढ़िया बुक है। इसमें कॉन्सेप्ट काफी क्रिस्टल क्लियर दिए हुए हैं, मैंने पढ़ी है पूरी बुक, तो काफी बढ़िया बुक है रमेश सिंह जी की बुक। ठीक है, इसमें आपको शुरुआत से ही, जैसे आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ोगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट बड़ा मजबूत दिया है। जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ना जैसे, वैसे पूछा जाएगा तो आप उसके बारे में अच्छे लिख पाओगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह का बुक यूज कर सकते। इकोनॉमी के लिए आप भी बहुत सारी चीज का उपयोग करोगे, जैसे बजट हो गया। बजट जो आएगा, जिस साल के लिए आप पढ़ रहे हो, जिस साल के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, उस साल का बजट आपको रटा होना चाहिए एकदम तोते की तरीके से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे भी आपको आता हो, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना तो उसमें आपको ये चीज दिखेंगी कि हाँ ये डालना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा इकोनॉमी में। आप ये चीज कर सकते हो, फिलहाल ये बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इकोनॉमी में आप ये चीजें कर सकते हो। और क्या इकोनॉमी में हो सकता है, मतलब इकोनॉमी में तो ये चीजें होगी। और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना, कौन सी बुक लेनी हो सकती है। ठीक है, तो और आप यहाँ पे और कौन सी बुक आपकी बचेगी सोसाइटी के लिए। ठीक, सोसाइटी के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो राम आहूजा। ठीक है, इनकी बुक है सोसाइटी के लिए। ठीक है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है बेसिकली इनकी बुक, तो उसको आप पढ़ सकते हो, राम आहूजा जी की बुक। इसमें आपको सोशल जस्टिस भी हो जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये सोसाइटी के लिए, राम आहूजा। इसको आप पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, तो काफी अच्छी बुक है। देखिए 1.5 साल जब तैयारी करो ना तो उसमें आप काफी चीजें पढ़ चुके होते हो। ठीक है, याद भले ही बहुत कम होता है लेकिन पढ़ बहुत चुके होते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, सोसाइटी में आपको राम आहूजा जी की बुक यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और आप इसमें क्या पढ़ोगे, देखिए भाई साहब, है ना, और इसमें आप क्या पढ़ोगे, और यहाँ पे आप जो है सोसाइटी हो गया। इसके बाद आपका जो है आता है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, और आपका यहाँ पे आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन,
इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी दूसरे देशों से हमारे संबंध कैसे हैं, भारत का अमेरिका के साथ संबंध, भारत का चीन के साथ संबंध, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध, पाकिस्तान का कोई संबंध वैसे है नहीं, भारत का अफगानिस्तान के संबंध, भारत का म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ कैसे संबंध है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी हमारे देश के अंदर की सिक्योरिटी, नक्सलवाद क्या है ना, उग्रवाद क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये सब जानकारी इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। इसके लिए अशोक कुमार की आप बुक पढ़ सकते हो, काफी आईपीएस अशोक कुमार है, इनकी बुक जो है काफी मजेदार बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। मजेदार का मतलब क्या, उसमें मजा नहीं आएगा, और हाँ कॉन्सेप्ट मजबूत तरीके से दिए हैं, जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछते हैं उस तरीके से उसमें जो है फॉर्मेटिंग है, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वही एग्जैक्ट आप उठा के वहां पे लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब और आईआर के लिए आप महेंद्र कुमार जी की बुक पढ़ सकते हो, आईआर के लिए आप महेंद्र कुमार जी की बुक पढ़ सकते हो, आप सर्च करोगे गूगल वगैरह पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जाइए ऑफलाइन बुक डिपो पे, वहां पे जाके खरीदिए, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, उसके साथ कुछ चीजें फ्री मिल जाती है, जैसे स्टिकी नोट्स हो गया, ठीक है, तो वो चीजें हो जाता है। तो इंटरनल रिलेशन आप सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन, वहां पे आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। देखिए कुछ सब्जेक्ट हमें कुछ बुक नहीं पढ़नी, जैसे कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई भी बुक नहीं पढ़नी है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है जिसके लिए आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके लिए आप कोई बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसको आप किसी भी कोचिंग के क्लास नोट से आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप तैयार कर सकते हो किसी भी कोचिंग के नोट से, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और बात करें तो साइंस एंड टेक भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, है ना, और कौन सी बुक, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे हो गया उसी तरीके साइंस एंड टेक हो गया, ठीक, साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो साइंस और टेक भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर की नोट्स से तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दृष्टि के नोट्स अपनाए हैं, क्योंकि काफी बढ़िया ज्यादा नोट्स है दृष्टि आईएएस, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने हिमांशु थापा पीडब्ल्यू से मैंने उनके नोट्स इस्तेमाल किए हैं, काफी बेहतरीन नोट्स। आपको जहां से पढ़ने की सुविधा हो ना वहां से पढ़िएगा भाई साहब, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि ये कोचिंग बहुत नामी है तो इसकी कोचिंग के नोट्स अच्छे होंगे। आपको जो बेहतरीन लगे उसका इस्तेमाल करिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखे उसके ओरिएंटेड तैयारी करिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, वो बढ़िया पढ़ाते हैं, उस चक्कर में आप अपने मजे के चक्कर में अपने पैसे मत बर्बाद करिएगा। तो ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस टेक ये सब्जेक्ट हो गए, इनके लिए आपको कोई भी नोट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सॉरी कोई भी बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसको नोट्स पढ़ना है। देखिए मैंने हिस्ट्री बात कर ली, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में बात कर लिया। जो बुक्स आपकी बची है बेसिकली एक दो बुक बची है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर मैंने यहाँ पे बात कर लिया, लास्ट बुक आपकी जो बचती है वो पेपर 4 यानी एथिक्स की बचती है, ठीक है। तो एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन का यूज कर सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है कि ले लो, फायदे में रहोगे, ठीक है, लेक्सिकॉन का। बाकी आप जो है नोट्स इसके इस्तेमाल कर सकते हो, दृष्टि के काफी बेहतरीन नोट्स है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी एथिक्स के लिए, और एथिक्स का जो केस स्टडी आता है वो पोर्शन भी इसमें से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, इसमें केस स्टडी नहीं मिलेगी, जो एथिक्स मिलेगा। तो आप जो है नोट्स अपनाओ, वहां के फायदे में रहोगे, क्योंकि सस्ते नोट्स होंगे, बुक्स काफी महंगी होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा ओवरऑल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका क्या है, ये आपकी बुक्स है ना, जो आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ोगे, इतनी बुक्स पढ़ोगे, अगर इतनी बुक्स पढ़ोगे तो आपका जो है बंटाधार होगा सिर्फ जीएस में। ऑप्शनल यहाँ पे भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि ऑप्शनल के लिए मैंने जो इस्तेमाल किया है वो दृष्टि के नोट्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी हिंदी ऑप्शनल के लिए, मैंने हिंदी ऑप्शनल है तो हिंदी ऑप्शनल के मैं दृष्टि के नोट्स इस्तेमाल किए हैं, वही मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रिपरेशन ऑप्शनल की नहीं शुरू की। तो ऑप्शनल के लिए आप जो है जो भी जिस सब्जेक्ट से आपका ऑप्शनल हो उसके लिए आप उस चीज के आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको उसका जो है बता दूंगा रिसर्च करके कि कौन सी बुक्स इसके लिए बढ़िया रहेंगी और कौन से नोट्स किस कोचिंग के नोट्स बढ़िया रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये आपका रहा स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में आपने सारी जानकारी लिख ली होगी, पढ़ ली होगी, कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। जहां तक मेरे हिसाब से अभी आपका कोई भी यहाँ पे बुक्स बचा हुआ है नहीं जो मैंने यहाँ पे आपको ना बताऊं। हाँ एक और चीज आप याद रखिएगा, जो आपका ज्योग्राफी सेगमेंट है, ज्योग्राफी में आपका मैपिंग आता है, ज्योग्राफी में आपका मैपिंग आता है, तो मैपिंग के लिए आप कोई भी एटलस ले सकते हो। एटलस बेसिकली क्या होता है, एटलस होता है मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं, ठीक है। जो मानचित्र बहुत सारे होते हैं ना, भारत का मैप हो गया, उत्तर प्रदेश, भारत के जितने भी जिले हैं उन सब सॉरी राज्य हैं उन सबके मैप, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबका मैप, इन सबको बोलते हैं एटलस। भाई 119 जितने भी देश हैं उतने तो हो नहीं पाएंगे 200 के करीब, तो हम क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख इसमें बनाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं, तो आप इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज है कटिंग मैपिंग है ना, मैप को कट करके लगाना होगा ना, तो कट एंड क्रॉप वो भी इसमें खरीद सकते हो आप लोग अगर आपका मन है तो। भाई मेरा तो रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल से 50-60 रुपए के पूरे वो आते हैं मानचित्र, उसको आप खरीद लीजिए, उसको लगाइए, वरना मानचित्र बनाना सीख जरूर लीजिए क्योंकि एग्जाम में काफी फायदेमंद होता है। तो फिलहाल के लिए आपने ज्योग्राफी के सारे पढ़ लिया, पॉलिटी में क्या पढ़ना है वो पढ़ लिया,
तो पॉलिटी के लिए मैंने बताया ना लक्ष्मीकांत बढ़िया रहेगी, लेकिन वो प्री के लिए रहेगी। मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, सॉरी सिलेबस नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स का। कैसे आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में ये सारी जानकारी मैंने दी है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। देखिए नोट्स जो हैं आपको कैसे बनाने हैं, इस पे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से लिखने हैं। ये बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने, मुझसे विद्वान लोगों ने दिया है, लेकिन मैं एक विद्यार्थी होने के नाते आपको जो जानकारी देना चाहूंगा कि नोट्स जो होने चाहिए ना, वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसको आपको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ मेरे सारे कॉन्सेप्ट दूर हो चुके हैं। देखिए जो पुराना मॉडल था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बुक है, सॉरी कॉपी है मान लीजिए, तो कॉपी है, कॉपी में आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखते चले गए, ठीक है, लाइन बाय लाइन ऐसे आप लिखते चले गए। तो ये था ओल्ड मॉडल, ये क्या था, ओल्ड था। हमें इस तरीके नोट्स नहीं बनाने, हमें नोट्स बनाने हैं देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, नोट्स की आपकी कॉपी है। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए किसी चीज का टॉपिक लिखना, उसके 5 कार्ड लिखने, ऐसे 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 5 कार्ड दे दिए, ठीक है। मान लीजिए कोई टॉपिक था जिसमें आपको समस्याएं बतानी थी, समस्याएं इधर हेडिंग लगाई, ऐसे 5 पॉइंट, ठीक है। और कोई इधर 5, इधर फिर से कुछ ही चीज को बताना, इधर हमने टॉपिक लिखा, इसके हमने 5 पॉइंट ऐसे दे दिए, छोटे छोटे। तो जब नोट्स आप इस तरीके से बनाओगे ना, अट्रैक्टिव होंगे भाई। क्यों? क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन के 5 मतलब कार्ड लिखो, कार्ड आपने 8-9 कार्ड इस तरह गोला बनाई, उसके लाइन ऐसे सटासट मारते चले गए, और ये नोट्स आपको बनके तैयार हो गए। जब आप रिवीजन करने बैठोगे बहुत हेल्प करेगा। आपको सिंपल लिखा मिला है क्या, वो जलवायु परिवर्तन के उपाय, कैसे जलवायु परिवर्तन रोका जा सकता है, सिंपल सा 1 पॉइंट ए नंबर, बी पॉइंट 2 नंबर, ऐसे करके खटाखट सारे पॉइंट रिवाइज कर लिया। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो आपको रिवीजन करने में काफी कठिनाई होगी, वो कठिनाई को पढ़ना ही तो है। यहाँ पे जो आपको दूर से मिलेगा वो प्रेजेंटेशन कमाल होता है, समझ गए कि नहीं, प्रेजेंटेशन का कमाल होता है। यहाँ पे जो आपको पढ़ने मिलेगा वही क्योंकि बुक्स पढ़ रहे हो। जब बुक्स ही पढ़नी है तो हम बुक्स क्यों पढ़े, नोट्स मतलब नोट्स क्यों पढ़े, हम बुक्स ही ना पढ़ ले। हमको नोट्स क्यों पढ़ना, क्योंकि उसमें व्यवस्थित चीजें हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, पढ़ने में अट्रैक्टिव लगेगा। ये होता है नोट्स बनाने का एक सहज तरीका और काफी बेहतरीन तरीका। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे ना तो आप रिवीजन करने में काफी आगे बढ़ोगे। तो यही करना है आपको अपने नोट्स बनाने में। तो सबसे पहली बात कि आपको नोट्स बनाते समय सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट कैसे बनाने हैं, शॉर्ट्स। जैसे YouTube पे आप देखते हो ना, यही वीडियो लंबी है, इसको मैं शॉर्ट करके डाल दूंगा, 1 मिनट की वीडियोस, और YouTube पे चल जाएगी। तो उसी तरीके से आपके नोट्स के जो आप 2 पेज में 3 पेज में बनाने हो, उसी उसी नोट्स को आपको 1 पेज में आधे पेज में समेट देना है। छोटा छोटा लिखो, गोला बना के लिखो, गोले में भर दो, इसी तरीके से बादल बना के उसके अंदर फिट कर दो। तो ऐसे करोगे ना तो वो चीजें आपको कम जगह में ज्यादा चीजें होंगी। पता है जब आपको इतनी मोटी बुक पढ़ने को मिले, उसी की जब इतनी पतली कॉपी पढ़ने को मिले तो कॉपी पढ़ लोगे जल्दी, और उस बुक्स को पढ़ने में टाइम लगेगा। तो नोट्स होने चाहिए पतले, कम, ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो नोट्स आपके कैसे होने, शॉर्ट होने चाहिए। दूसरी बात कि जब भी नोट्स बनाना ना, तब भी उसमें आपको थोड़ी सी जो है मार्जिन कर देना है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, थोड़ी जगह छोड़ देनी। मार्जिनलाइजेशन, इसके बारे में आप पढ़ोगे जब आप इसमें पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, तो ये जो है उसका पॉलिटी का टॉपिक होता है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ोगे तो मार्जिन आपको छोड़ देना, थोड़ी जगह छोड़ देनी। मान लीजिए कॉपी है आपकी, तो इस कॉपी में हम क्या करेंगे, इतनी जगह ऐसे छोड़ देंगे, ठीक, इतनी जगह ऐसे छोड़ देंगे। ये जगह क्यों छोड़नी, ताकि आपको जब फ्यूचर में कोई टॉपिक मान लो पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो इसके साइड में आप उसी के बारे में लिख सकते हो, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हो, समझे कि नहीं। तो थोड़ी जगह छोड़ देनी है, मान लेना मेरी बात, जगह छोड़ देना, फायदे में रहोगे। तो नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो, ना छोड़ो, मेरा क्या जाता है, इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा। लेकिन छोड़ दोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि बाद में आपको समझ में आएगा सही कहा ना सर ने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको करना है नोट्स में। और नोट्स साफ बनाइएगा, सुंदर बनाइएगा, सब कोई बताता है। राइटिंग का खास ध्यान रखिएगा, एक भी बार नोट्स बनाना, बार बार वही नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, क्या होता है पता है, आजकल यूपीएससी में एक ट्रेंड चला है कि हम बैच लेंगे और पढ़ाई करेंगे। एक बैच कंप्लीट होगा, फिर दूसरा बैच लेंगे, फिर उससे पढ़ाई करेंगे, फिर वो बैच खत्म होगा, फिर तीसरा बैच लेंगे, फिर उससे पढ़ाई करेंगे। ये बैच लेके क्या तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? यूपीएससी ऐसे नहीं क्लियर होता है कि आप बैच ले रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, बैच से 3 घंटे का लेक्चर। ऐसे अगर यूपीएससी क्लियर होने लगे ना, तो बहुत सारे लोग हैं 50 बैच खरीद सकते हैं 10-10 हजार का। लेकिन वो ऐसा नहीं होता ना। आपको पढ़ना है, आपको इस सोसाइटी को देखना है कि क्या हो रहा है। हमें उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होगा। हम जो पढ़ते हैं ना, उसको अपने माइंड में कहीं ना कहीं सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड को रखना पड़ेगा। हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ एनालिसिस भी करना है। हम पढ़ते जा रहे, पढ़ते, एनालिसिस कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि ये चीजें यहां से रिलेट हो रही हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, वो आप जब अधिकारी बनोगे
तो आपको कहाँ से रिलेट करेंगे, या आप अधिकारी नहीं भी बनोगे, आपके लाइफ में कहाँ यूज़ कर देंगी, तो वो हमें काम में आना है। इसलिए हमें इन सब्जेक्ट्स को बारीकी से पढ़ना है। यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, ना कि हम बैच लेके 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम 26 में ही बैच लिए पड़े हैं और 26 के बैच से हम तैयारी कर रहे हैं। और उस तैयारी के बाद जब 26 का खत्म होगा, फिर एक 27 का लेंगे, 27 खत्म होगा, 28 का लेंगे, बैच ही लेते रहेंगे। नहीं, एक बार सिलेबस खत्म करो, रिवीजन को 10 बार दोहराओ, बार-बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि रट जाए सिलेबस। जितने भी टॉपिक है आपको रट जाए। जो भी टॉपिक कोई पूछे उसके बारे में बताओ उसको। जलवायु परिवर्तन क्या है? कारण बताओ, उपाय बताओ, फ्यूचर में क्या उपाय हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप खोल के रख दो, तब जाके आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है। और वही चीजें आप बार-बार किसी बैच से पढ़ते चले जाओगे, क्या मतलब मिलेगा उस चीज का? नोट्स वही बनना है, सबको टीचर भी वही रहेगा, सब कुछ वही पढ़ाएगा। अब 2025 में एग्जाम देने वाले हो, 24 के बैच से पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ नहीं जाएगा। अटेम्प्ट तो आपको 26 में ही देना है। तो ये बेसिकली मेरी बात है जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। समझ गए कि नहीं? तो ये बेसिकली नोट्स बनाने का तरीका है। लास्ट में जो बात करना चाहूंगा वह है कोचिंग सेंटर्स के बारे में। देखिए, कोचिंग, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए, मैंने तो आज तक क्लियर किया नहीं यूपीएससी, ना मैंने दिया भी तक एक अटेम्प्ट, ठीक है। तो बेसिकली मेरी बात जो है कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, आपका बेसिक बहुत कमजोर है, तो पहले एनसीईआरटी इसको अपने मन से कर लीजिए, कोचिंग से कोई जरूरत नहीं करने की, खुद से पढ़िए। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वो जो है कोचिंग का। यहाँ पे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ ताकि बहुत से लोग कंफ्यूज ना हो कि कोई दिक्कत है। तो आप यहाँ पे पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला काफी सस्ता है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, चीप प्राइस में आपको क्वालिटी एजुकेशन कहीं मिल सकती है तो पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू ओनली है। कहीं पर अगर मिल सकता है ना, यही बस, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक। इसके बाद अगर मैं नंबर वाइज जो कर रहा हूँ ना, वो प्राइस और क्वालिटी के मामले में दोनों बेस्ट है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो आप यूज कर सकते हो वो है दृष्टि आईएएस। भाई महंगा है लेकिन बेस्ट है ना, दृष्टि आईएएस। इसके भी नोट्स मैंने इस्तेमाल करके देखे हैं। जो नोट्स है ना वो काफी एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चाहे जिसके वो आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो और उसके बाद आपका कौन सा होगा? उसके बाद अनअकैडमी। मैंने पहले बताया, जिसके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना नाम, उन लोगों के मतलब नोट्स काफी अच्छे हैं, है ना, अनअकैडमी। ठीक। वो यहाँ से टॉपर भी निकलते हैं, आपको तो पता ही होगा ना यार। तो अनअकैडमी का जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो सस्ता है, काफी ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन महंगे तो हैं ही। हम आम आदमी के लोग, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए 20,000 30,000 रुपए भी काफी महंगे होते हैं। क्योंकि हम एक बार जब इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं ना, तो 50 बार सोचते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। मान लो बीच में भाग गए बंद करके, तो क्या होगा हमारा। तो फिलहाल ये शक तो रहता है, लेकिन हमें भरोसा करना होगा, क्योंकि लाइफ जो है भरोसे पे टिकी होती है। ठीक है। तो ये हो गया। और उसमें आप कौन से ले सकते हो? और इसमें हो गया विजन आईएएस का, आप भी देख सकते हो, ठीक है। विजन के भी नोट्स काफी बेहतरीन है, मैंने जहां तक देखा इनके टीचर्स काफी कमाल पढ़ाते हैं भाई, विजन आईएएस है ना। तो और उसके साथ स्टडी आईक्यू हो गया, एक चैनल है यूट्यूब पर, उसके भी आप बैल ले सकते हो, स्टडी आईक्यू, ये भी काफी बढ़िया पढ़ाते हैं। इसके बाद स्टडी अड्डा आईएएस है ना, ये इस तरह के बहुत सारे हैं, है ना। गरिमा आईएएस है, बहुत सारे हैं, है ना। राउजी आईएएस है। तो ये सब अपने ऑनलाइन बैचेस चलाते हैं, आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बेसिक कमजोर है, नहीं समझ पाते हो चीजों को, तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद अब अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऑनलाइन चीजों को पढ़ने की कोशिश करिए। और देखिए, रील का जमाना बहुत ज्यादा है, रील को दूर करना पड़ेगा। अगर रील को दूर करना है तो तभी आईएएस बन पाओगे, तभी आईपीएस बन पाओगे, तभी कोई जो है अच्छी ढंग की नौकरी पा पाओगे। अगर जो है आप इस सोसाइटी में अपने आप को बदलना चाहते हो, तो इस रील की दुनिया से निकलना पड़ेगा। और हाँ, देखो, मैं नहीं कहता देखो मत, थोड़ा देखो, कम देखो, उससे ज्यादा अपनी पढ़ाई को ध्यान दो। क्योंकि माइंड का परिवर्तन यहीं से होगा, जब पढ़ाई करोगे खूब ज्यादा, उससे आपका दिमाग पूरी तरीके से बदल जाएगा। और याद रखना, अगर एग्जाम कोई नहीं क्लियर होता, तो एग्जाम आपकी कोई पूरी जिंदगी नहीं होता है। मैंने पहले भी, जब जब मैंने वीडियोस बनाई, तब मैंने आपको बताया है कि कोई भी एग्जाम आपका जिंदगी नहीं डिसाइड करता। एग्जाम नहीं क्लियर हुआ अगर, तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, क्योंकि लाइफ में अगर बेहतर इंसान बनना है, तो हमें बेहतरीन करने की कोशिश लगातार करनी होगी। तो बातें तो मैं बहुत अच्छी-अच्छी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया है बोलते-बोलते। अभी ये पता नहीं कितनी देर का ये लेक्चर हो चुका है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं, लगभग में 1 घंटे का या 40-50 मिनट का होने वाला होगा, फिलहाल के लिए। दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है, मैं सोच रहा था कि आज मैं वीडियोस बनाऊँ टॉपिक के ऊपर। मैं इकोनॉमी सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कि इकोनॉमी का सबसे पहला जो है लेक्चर आएगा, इकोनॉमी ही पहले मैं खत्म करूँगा पूरा। लगभग में 20 से 30 लेक्चर में 2-2 या 3-3 घंटे के लेक्चर्स होंगे। इसको आप देखने की क्षमता रखते हैं तभी देखिएगा, वरना बैठे रहिए चुपचाप, संडे को उठाइएगा, देखिएगा, ठीक है। तो 2-2 3 घंटे के लेक्चर्स होंगे, अगर आपका मन करे तो देखिएगा, वरना देखने की कोई आवश्यकता है नहीं आपके लिए, फिलहाल के लिए। मुझे पता है कि बहुत कम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, यहाँ तक पहुंचे होंगे जो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो कमेंट में जो भी आप लिखना चाहते हो कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये जानकारी आप मुझे दे सकते हो फिलहाल के लिए। देखिए, मेरा एक सीधे सा औचित्य है, या कह सकते हो मेरा जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था जिंदगी में, कि मैं जो सीखूं वो किसी को सिखाने का प्रयास करूं, भले ही कोई सीखने वाला हो या ना हो।
बस मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँ। ज़िंदगी में आपके बहुत सारे लोग आएँगे सिखाने, सीखने वाले। जो चीज़ें हैं उनसे अच्छे सीखिए और गलत चीज़ों को मत सीखिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए और आगे बढ़िए। तो यही मेरे लाइफ़ का मोटिव है, आपके लाइफ़ का भी मोटिव यही इसी प्रकार होना चाहिए। मैं आपके ऊपर ये बातें थोपना नहीं चाहता हूँ, आप ये बातें खुद जो है अपने अंदर आत्मार्पित करें, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। छोटी-सी वीडियो थी जो कि आपको लगा नहीं होगा कितनी बड़ी वीडियो बन गई। फिलहाल के लिए मैं बातें बहुत अच्छे कर लेता हूँ। आपको इसी तरीके से और भी वीडियोज़ मैं देता रहूँगा। इकोनॉमिक की वीडियो मैं लाने वाला हूँ इस अगले संडे को। आज संडे है, अगले संडे को मैं जो वीडियो लेके आऊँगा, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होगी, जो कि आपको पूरा लेक्चर उसी के ऊपर होगा। है ना? इकोनॉमिक का बेहतरीन लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, ताकि आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।